मैं सोचता हूँ कि सबको यही सोचना चाहिए कि हमने लिया तो बहुत कुछ, दिया क्या। जब हम छोटे थे तो फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ हर पिता को ये बात अपने बच्चों से कहनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम्हारी शिक्षा पूरी कर दी, मैंने ग्रेजुएशन कर दी और 21 साल के तुम हो गए, उसके बाद मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, तुम अपने पैर पे खड़े हो गए। तो मैं जब उस समय 11वीं चलती थी, तो 11वीं ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो उस पीरियड में बीच में मैंने घर घर जा कर के अगरबत्ती, साबुन ये सब बेचा। मैं सोचता था कुछ थोड़ा सा आगे के लिए कुछ धन इकट्ठा करूंगा, मैं आईआईटी जाऊंगा, वहाँ जरूरत पड़ेगी। कि आजकल जो माँ बाप ये करते हैं कि बच्चों को पूरी तरह अपने ऊपर आश्रित कर बना देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। हमें बच्चों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए शिक्षा अच्छी से अच्छी दीजिए और उसके बाद बच्चे को छोड़ दीजिए, अपने आप खड़ा हो जा करके अपना रास्ता ढूंढे। सब कुछ माँ बाप उसको सोचते हैं कि हम करेंगे, वो एक गलत बात है। जी जी जी। अगली पीढ़ी को हम खराब कर रहे हैं। पीढ़ी जो है ये आखिरी पीढ़ी है जो पर्यावरण के लिए कुछ कर सकती है। तो वो कहते हैं हम अपना धर्म निभा रहे हैं। जापान में और इटली में जो कॉलेज के छात्र हैं, जर्मनी में जी, उनके लिए हॉस्टल नहीं होता। उनको ये कहा जाता है कि ये हमारा ब्लॉक है, वार्ड है, मोहल्ला है, इसमें ये एल्डरली अकेले रह रहे हैं, आप चूज कर लो आपने किन के साथ रहना है। तो बच्चा उस एल्डरली के घर में रहता है, वो उसका हॉस्टल हो गया। क्या बात। और वहाँ वो खाना खाता है और उनके साथ शेयर करता है, उनके साथ शॉपिंग भी जाता है, उनकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर देता है और इतना अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसी चीज हमें भी सोचनी चाहिए। जी जी। नमस्कार, मैं अरुण कहरबा। आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत के लिए हैं डॉक्टर सुनील गुलाटी जी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। हरियाणा के सर्वोच्च प्रशासनिक पद को इन्होंने सुशोभित किया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के पद से ये अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हुए और 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पूरे हरियाणा में और हरियाणा से बाहर भी अनेक प्रशासनिक पदों पे काम करते हुए इन्होंने सामाजिक सरोकारों की और प्रशासनिक सुधारों की एक ऐसी लकीर खींची है जो अपने आप में एक मिसाल है। 2021 में आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत। 2021 में सर सेवानिवृत्त हुए, लेकिन औपचारिक रूप से प्रशासनिक जो एक तरीका होता है उसी से ही सेवानिवृत्त हुए। हमें लगता है कि प्रशासनिक सेवानिवृत्ति के बाद में आपकी जो कामों के जो क्षेत्र था, जो जिसमें आपकी दिलचस्पी रही, वो बढ़ गए हैं और आप निरंतर लोगों में पर्यावरण संरक्षण की, शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों की देखरेख आदि को लेकर के बुजुर्गों का सम्मान हो और वो गरिमामयी जीवन जी पाएं, उसके लिए बहुत प्रयत्नशील है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सबको शामिल होने का गौरव प्राप्त है। हमें उस संस्था के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। उस संस्था का नाम है आपसी। आपसी के संस्थापक हैं डॉक्टर सुनील गुलाटी जी। और जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें ये अपने एक मिसाल, लगातार अध्ययनरत, लगातार डिग्री इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में डिग्रियां की और सेवानिवृत्ति के बाद में पीएचडी इन्होंने की है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंद्री में विजिट किया और हम बैठे हैं डीएसपी इंद्री कार्यालय परिसर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत परिसर है। और आपसी संस्था के द्वारा जो फूलों की मुहिम चलाई जाती है, तो उस मुहिम के
का ये भी एक केंद्र है और इंद्री में और पूरे देश में हरियाणा के अलग अलग जिलों में आपसी का काम है। फूलों की मुहिम चला करके धरती को सुंदर बनाना और पर्यावरण के प्रति एक चेतना पैदा करना, ये कार्यक्षेत्र है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। एक बात मन में आती है कि लोग सेवानिवृत्त हो करके आराम फरमाते हैं और तरह तरह से सेवानिवृत्ति के बारे में लोगों की कल्पना होती है और उसके बाद वो बहुत आराम तलब भी हो जाते हैं। तो आप निरंतर काम कर रहे हैं, आपसी संस्था के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, तो आप इसका क्या राज है, क्या विचार आपको प्रेरित करते हैं इस तरह के काम करने के लिए? देखिए, सेवा जो चीज़ है, मैं जो निवृत्त हुआ सरकारी सेवा करने से निवृत्त हुआ, सेवा से निवृत्त नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सेवा निवृत्ति तो मेरी हुई नहीं। और जब सरकार की सेवा में था तब भी सरकारी समय के अलावा मेरे पास समय होता था, उसमें हम लोग समाज के साथ कुछ काम करते थे जो आपसी माध्यम से करते थे। और आपसी संस्था का लक्ष्य यही था, ये हमने दिसंबर 1997 में बनाई थी। अच्छा जी, अच्छा 23 दिसंबर 1997 में जी। तो उस समय लक्ष्य यही था कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के करे। जी। कोई भी कुछ करना चाहता है तो कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, जैसे डॉक्टर रामजी जयमल जुड़े जी। अब उन्हें बहुत कुछ करने का उनमें इच्छा थी पर प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमने कहा आप ये प्लेटफॉर्म यूज कीजिए और तब से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा रही है कि हम लोग कुछ थोड़ा सा धरती को वापस दे पाए हैं और जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगी, धरती माँ चाहेगी, तब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यही हमारी चेष्टा है और मैं सोचता हूँ कि सबको यही सोचना चाहिए कि हमने लिया तो बहुत कुछ, दिया क्या। तो उस दिशा में ये एक प्रयास है छोटा। सर मैं थोड़ा सा आपके जो बचपन युवावस्था की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ और उसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि वो ये जो दरअसल मैं बात कर रहा था कि लोगों की कामना होती है आराम की, लेकिन आपकी अलग तरह की जो सेवा से निवृत्ति औपचारिक हुई है, सेवा निरंतर कर रहे हैं। तो आपके बचपन में, आपकी युवावस्था में ऐसा क्या था जो आपको इस तरह के काम करने के लिए जिसने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई? सर देखिए, हम लोग, हमारी फैमिली पूर्व पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया वहाँ से माइग्रेट करके आए थे और फादर हमारे लायलपुर से आए थे, मदर रावलपिंडी से आई थी। तो जब हम छोटे थे तो फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ हर पिता को ये बात अपने बच्चों से कहनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम्हारी शिक्षा पूरी कर दी, मैंने ग्रेजुएशन कर दी और 21 साल के तुम हो गए, उसके बाद मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, तुम अपने पैर पे खड़े हो गए। तो मैं जब उस समय 11वीं चलती थी तो 11वीं ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने IIT में सिलेक्शन हुआ। तो उस पीरियड में बीच में मैंने घर घर जा कर के अगरबत्ती, साबुन ये सब बेचा। मैं सोचता था कुछ थोड़ा सा आगे के लिए कुछ धन इकट्ठा करूंगा, मैं IIT जाऊंगा, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर IIT में बीटेक के दौरान तो पिताजी ने सपोर्ट किया, फिर एमटेक के लिए स्कॉलरशिप मिल गया। बीटेक कहाँ से? बीटेक मैंने IIT कानपुर से किया जी। फिर एमटेक मैंने दिल्ली IIT से की। तो उस समय फिर स्कॉलरशिप था, फिर उसके बाद मैं IAS में आ गया। बीच में 2-3 महीने के लिए बैंक में भी जॉब किया कि मुझे कपड़े सिलवाने थे, तो उसके लिए मैंने बैंक में जॉब किया। उससे फिर मैंने आगे अपना तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो माँ बाप ये करते हैं कि बच्चों को पूरी तरह अपने ऊपर आश्रित कर बना देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। हमें बच्चों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए तामीर अच्छी देनी चाहिए, शिक्षा अच्छी से अच्छी दीजिए।
जी। और उसके बाद बच्चे को छोड़ दीजिए, अपने आप खड़ा हो जा करके अपने अपना रास्ता ढूंढे। सब कुछ माँ बाप उसको सोचते हैं कि हम करेंगे, वो एक गलत बात जी जी जी। है ना। अगली पीढ़ी को हम खराब कर रहे हैं। तो एक तो बात ये समझ में आती है। जी। दूसरा, फिर जब आप एक बार काम करके उसका देखते हो कि इससे फल आता है, आपको इसमें विश्वास हो जाता है, तो फिर आप करने में ही बिलीव करते हो। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं जुगाड़ लगा लूं, इधर से कर लूं, उधर से कर लूं। जब समझ में आता है कि भाई मैं परिश्रम करूंगा तो हल ईश्वर देगा, फल देगा, तो वो विश्वास होना बड़ा जरूरी है। तो ये मुझे लगता है कि, और सेवानिवृत्ति के बाद भी और सेवा के दौरान भी इतनी हमारे, देखो आईएएस में आने का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि ईश्वर को आप ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे काम करने का मौका नहीं दिया। इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है करने को इस देश में। आप कहीं खड़े हो जाइए, किसी गली, किसी मोहल्ले, जहाँ भी आप रहते हो वहीं आप देखना शुरू कर दो। अगर गंदगी है मोहल्ले की तो कौन साफ करेगा? सरकार आके करेगी। सरकार कौन है? मैं 37 साल यही ढूंढता रहा, सरकार कौन है? ठीक है ना, सरकार हम ही लोग तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो हम प्रजा ही सरकार है। बिल्कुल। तो प्रजा खुद जिम्मेवारी बिल्कुल ना ले और सोचे कोई और आकर के उनका काम कर जाएगा, तो ये तो मूर्खता है। और जो नेता भी होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, वो उसके बाद चले जाते हैं, तो उनका अल्टीमेटली स्टेक सिर्फ 5 साल की है। हमने वहां रहना है, हमारी स्टेक पहले है, तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सही सही। अगर हमारा इलाका गंदा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, या पानी खड़ा हो रहा है, या और कोई समस्या है, सड़क खराब है, अगर हम उस बारे में हम ही कुछ नहीं करेंगे तो सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो प्रजा को सामने आना पड़ेगा, प्रजा को उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये मैंने देखा है कि जैसा भी अधिकारी क्यों ना हो, आप उसको अगर जाकर के लिख के दे के आते हो, सुना के आते हो, तो असर तो पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि कोई सुनने के बाद कुछ ना करे, ऐसा नहीं होता। मजबूर हो जाता है करने के लिए, तो मजबूर करो, मजबूर बनाओ, काम करवाओ अधिकारियों से। बिल्कुल। तो अधिकारी को तनख्वाह पूरी मिलती है, काम करे कि ना करे। अगर लोग उसके पास जाकर के काम नहीं करवाएंगे तो लोगों की भी क्षति और सिस्टम का नुकसान तो है ही। तो बिल्कुल, कर्म और कर्मठता का संदेश बचपन में ही एक तरह से वो घुट्टी में मिला, तो उसका एक असर जो है वो देखने को मिलता है। सर, आपसी संस्था का जो मुख्य कार्य क्षेत्र जो हमें पता है, फूलों की मुहिम एक बड़ा कार्य क्षेत्र है, और हमें लगता है कि इसके विविध आयाम हैं। धरती को सुंदर बनाना एक आयाम है, और पर्यावरण को व्यापक जो आज क्षति पहुंच रही है उसमें एक उससे रोकना, उस क्षति को, और संरक्षण की तरफ एक कदम, और लोगों को सेंसिटाइज करना। और फूल को देखते ही एक तरह से सेंसिटाइजेशन होता है, फूल को देख करके ये एक अंदर बात पहुंचती है और वो पूरे में फैलती है, जो सकारात्मकता का आप बात कह रहे थे। देखिए, हमने ये काम शुरू क्यों किया? जी जी सर। जैसे जिस जगह पे अब हम बैठे हैं, यहाँ पर पहले बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पेशाब न करें। इतनी गंदगी थी कि लोग बोर्ड लगा रखा था कि पेशाब न करें। अब उसको हटा करके यहाँ के लोगों ने, आपके पूरी टीम ने मिलकर के उसको सफाई की, यहाँ घास लगाई, फूल लगाए, कितना बढ़िया हो गया। तो आपसी का लक्ष्य था गंदगी हटाओ, फूल लगाओ। लक्ष्य क्या था? गंदगी हटाओ, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर पर्यावरण में गंदगी रहेगी, आपकी सोच में भी गंदगी आएगी। सही बात है। आप बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंदगी हटाओ, फूल लगाओ, ये हमारा पहला लक्ष्य था। और इतना सहयोग मिला लोगों का, इतने लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो उसमें से 5% 10% लोगों के नाम जानता हूँ, बाकी तो इतने सारे लोग जुड़ते गए जो फूल लगाते हैं अपने स्कूलों में, गलियों में, कई जगह पर, दफ्तरों में, पुलिस थाने, चौकी, जेल,
हर जगह लोग ले जाके फूल लगाते हैं और उसको सुंदर बनाते हैं, तो लोगों की आत्मा खिलती है और गंदगी भी हटती है। और किसी पेड़ के आसपास अगर आप फूल लगा दो तो वो पेड़ कभी नहीं मरेगा, क्योंकि सही लोग बात। फूलों को पानी देंगे तो पेड़ को पानी मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो अब हम इसको आगे भी ले जाना चाह रहे हैं कि हम पेड़ भी लगाएंगे, इसमें पेड़ों का भी थोड़ा बहुत हमने पहले भी किया, बट पेड़ हम अच्छे स्तर पर करना चाह रहे हैं। तो ये आपसी का एक आयाम रहा। जी जी दूसरा, हम लोग जो काम करते रहे वो हम लोग प्रशिक्षण में करते रहे, स्किल डेवलपमेंट में। जी उसमें जैसे मैंने पीएचडी की है एल्डरली केयर में, जी। तो कि आगे चल के बुजुर्गों का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की स्थिति इस समय ये है कि 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है बुजुर्गों की सेवा करने का। और अगर लोग जर्मन भाषा सीख लें, इटालियन भाषा सीख लें, तो मेरे पास इस समय 1 लाख लोगों की डिमांड है जर्मनी से। तो सिर्फ B1 लेवल जर्मन की आती हो तो 1.5 से 2 लाख रुपया महीना वो देने को तैयार है, यहाँ से वहाँ पर जाकर के काम करने का। जी। तो हम बच्चों को अगर सिखा दें, अभी गुड़गांव में, दिल्ली में 25-30 हज़ार रुपये महीना आराम से मिल जाता है। तो बच्चे अगर सीख लें काम तो जाकर के सेवा करें। तो स्किल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। जी जी। ठीक है ना। तीसरा, हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है हरित शवदाह केंद्र बनाने का, ग्रीन क्रेमेटोरियम का। हमारी बॉडी में 65% फैट है। इस फैट को अगर 760 डिग्री तक अगर आप हीट कर देंगे तो फैट से ही दाह संस्कार हो जाएगा। फिर आपको बाहर से कोई ईंधन नहीं चाहिए। सिर्फ 60 किलो गोबर के डंडे से या लकड़ी से दाह संस्कार हो जाता है। तो ऐसे हमने 750 से ऊपर दाह संस्कार की इकाइयां जो है हरित शवदाह केंद्र ये बनाए हैं, बन चुके हैं इतने सालों में। जी। और ये भी डॉक्टर रामजी जयमल की ही कृपा है, उन्हीं की टीम है जो ये काम करती है। मतलब उनसे पूछो कि तुम आप ये क्यों करना चाहते हो, तो बस यही दिखाई देता है कि उनको ये समझ में आता है कि ये पीढ़ी जो है ये आखिरी पीढ़ी है जो पर्यावरण के लिए कुछ कर सकती है। तो वो कहते हैं हम अपना धर्म निभा रहे हैं। तो पूरा डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन हम सबको फ्री देते हैं। 5-1 लाख में वो ग्रीन क्रेमेटोरियम बन जाता है जी। तो हम डिज़ाइन कहते हैं जिसको चाहिए ले जाओ। अभी हम मध्य प्रदेश भी जाकर के बनाने की बात कर रहे हैं, बाकी जगह भी जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा कि लोग बनाएं ताकि 1.5 से 2 पेड़ हर दाह संस्कार में बच गए। अब आप हरियाणा को ही देखो, 4 करोड़ 10 लाख पेड़ है जो ट्री सेंसस कहता है जी। 3 करोड़ आबादी है जी। उसमें 80% हिंदू मान लिया जाए या जिनका दाह संस्कार होगा, तो पेड़ है ही नहीं। बिल्कुल। तो यदि 2 या 3 पेड़ हाँ, एक दाह संस्कार में लग रहे हैं हाँ, तो पेड़ है ही तो इतने तो पेड़ ही नहीं है। तो हमें इसमें सोच डालनी पड़ेगी। और हमने अब देखा है कि शहरों में खास तौर पर बच्चे बाहर चल जाते हैं, लोगों ने पशु पाल रखे हैं, पेट डॉग कैट पाल रखी, उनकी भी मृत्यु होगी जी। तो उनके लिए भी हमने फरीदाबाद में भारत का पहला ग्रीन क्रेमेटोरियम फॉर पेट्स बनाया। अच्छा जी, फरीदाबाद में बनाया जी, जी, जी। हमें जगह मिली तो हमने वहाँ बनाया है। तो वहाँ रोज के 2-2, 3-3 स्ट्रे डॉग्स भी और स्ट्रे एनिमल के अलावा पेट भी, उनका दाह संस्कार वहाँ होता है। तो अब हम गाय के लिए भी सोच रहे हैं, जो शहर में गौशालाएं हैं जिनके पास 5-5 हजार गाय हैं, तो वहाँ भी यही समस्या होती है कि अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या करें उसका। तो वहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भी बनाए। तो लगे हैं, जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। आपने सर जो ये बुजुर्गों को एक तरह से बुजुर्गों की सेवा एक काम की तरह से भी आप स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ये कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं जो पूरा वातावरण भौतिकता की चकाचौंध में जो ये सरोकार है बुजुर्गों के साथ जुड़ने का, बातचीत करने का और उनसे सीखने का, ये संस्कार निरंतर इनका ह्रास हुआ है। तो इस तरह का क्या युवाओं के लिए क्या संदेश है कि ठीक है कि हमें रोजगार करना है, बिल्कुल पक्की बात है, और नए क्षेत्र, ये बिल्कुल एक नया क्षेत्र की तरह से है। यदि नौजवान इसको समझने का प्रयास करेंगे
तो लेकिन और क्या संदेश है देखिए कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि पर्यावरण के प्रति जो ये किस तरह से जुड़ाव स्थापित हो, बुजुर्गों के साथ कैसे जुड़ाव स्थापित हो, समाज के साथ कैसे जुड़ाव स्थापित हो। देखिए बुजुर्ग की जो समस्या है वो ये है कि वो सुबह 10-11 बजे तक वो अपने काम से फारिग हो लेते हैं। शाम को जब तक परिवार वापस नहीं आता तब तक 4-5 बजे तक उनके पास समय है। उस समय में उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई उस तरह की समस्या ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ कि जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या कम्युनिटी सेंटर हैं, तो वहाँ पर अगर एक डे क्लब बन जाए, एक्चुअली डे केयर सेंटर या डे क्लब बन जाए एल्डरली का, तो वहाँ बुजुर्ग आ जाएं। और जैसे स्कूल ही 2 बजे बंद हो जाते हैं, स्कूलों में हम एक डे क्लब बना दें जहाँ पर बुजुर्ग आए 1 बजे 1:30 बजे के करीब और फिर शाम को 5 बजे तक रहें, और जो बच्चे हैं उनको होमवर्क कराने में मदद करा दी, उनको कुछ डाउट्स हैं उनके वो क्लियर करा दिए, ठीक है ना। तो अगली पीढ़ी को जो वैल्यूज़ हैं, जो वो सारे मूल्य, मानव मूल्य वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कुछ उनकी समस्याएं हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये किया जा सकता है और मैंने ये बाहर देखा है, आप विश्वास नहीं करोगे, जापान में और इटली में जो कॉलेज के छात्र हैं, जर्मनी में जी, उनके लिए हॉस्टल नहीं होता। उनको ये कहा जाता है कि ये हमारा ब्लॉक है, वार्ड है, मोहल्ला है, इसमें ये एल्डरली अकेले रह रहे हैं, आप चूज कर लो आपने किन के साथ रहना है। तो बच्चा उस एल्डरली के घर में रहता है, वो उसका हॉस्टल हो गया, क्या बात। और वहाँ वो खाना खाता है और उनके साथ शेयर करता है, उनके साथ शॉपिंग भी जाता है, उनकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर देता है, और इतना अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसी चीज हमें भी सोचनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो आप अलग अलग देशों में गए हैं, आप की विजिट रही है, तो क्या मतलब और क्या डिफरेंस आप देखते हैं जो देश, दूसरे देश हैं, हमारे देश हैं, और हम क्या चीज़ सीख सकते हैं उनसे? ये सबसे पहली चीज मैं समझता हूँ ये समझनी चाहिए कि करप्शन इज नॉट फ्री। अगर कोई सोचता है कि हम करप्ट रहेंगे, इसकी मुझे कोई कीमत नहीं पड़ेगी, तो ये गलत है। अल्टीमेटली करप्शन की कीमत पूरे समाज को कहीं ना कहीं अदा करनी पड़ती है। जी, ये फ्री नहीं है। जी 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 जी, ठीक है ना। बिल्कुल। कोई गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है तो वो फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं समाज को उसका नुकसान होगा। जिसने पैसे देके गलत ले लिया वो ले लिया, बट कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब बाहर जाकर के ड्राइविंग लाइसेंस लेके दिखाओ जी, आपको जब तक नहीं आता होगा वो देंगे ही नहीं आपको। सही बात है। तो एक्सीडेंट आप करोगे ही नहीं। अब यहाँ लोग गड़बड़ करके लाइसेंस ले लेते हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है ना। जी जी, तो ये हमें समाज को सजग होना है कि करप्शन फ्री नहीं है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली समाज को ही जागना पड़ेगा। मान लीजिए एक सड़क पे खड्डा था, उसमें कोई गिर गया, मोटरसाइकिल गिर गई। अब अमेरिका में मैंने देखा अगर एक खड्डे में एक बार एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उस जगह पे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। वहाँ के लोग, हमें लगता है कि अमेरिकी एक दूसरे के लिए केयर नहीं करते, पड़ोसी के बारे में नहीं जानते हैं, पड़ोसी के बारे में केयर नहीं करते। अरे इतनी तगड़ी कम्युनिटी अवेयरनेस है, वो एक एक्सीडेंट हो जाए वो दोबारा होने नहीं देते जी। अगर कोई इलाका है वो फायर प्रोन है तो वो उसमें पूरी सब कुछ वो करेंगे ताकि वहाँ आग दोबारा ना लगे। तो ये सजगता होनी, समाज को अपनी जिम्मेवारी पहले लेनी पड़ेगी। कोई बाहर का आदमी, अधिकारी बाहर से आते हैं चले जाते हैं, कोई बाहर का आदमी आपकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। पहले समाज लेगा जिम्मेवारी, उसको जो उपकरण चाहिए, जो सहयोग चाहिए वो आप अधिकारियों से ले सकते हैं। पर आप डिमांड ही नहीं करोगे तो देगा नहीं, कुछ भी करेगा कुछ नहीं। अल्टीमेटली आपको जिम्मेवारी लेना सीखना पड़ेगा। तो वहां मैंने देखा बाहर के देशों में लोग बहुत सजग हैं, अलर्ट हैं,
मजाल क्या कोई गड़बड़ कर जाए, इसलिए गड़बड़ भी नहीं होती, फिर सिस्टम चलता। आगामी आपसी की और आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए मैंने समस्या जो अपनी पीएचडी के दौरान आइडेंटिफाई की है जी। वो यही है कि जो अस्पताल में एल्डरली हैं या एडल्ट भी हैं, वो जब घर आते हैं तो जब बच्चे दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे चले जाते हैं तो एल्डरली का घर पे ख्याल कौन करे जी। तो जब तक एल्डरली जो अपने आप चल फिर रहा है उनकी तो कोई समस्या नहीं है, पर जो बिस्तर पे पड़े हैं और 12% ऐसे लोग 65 साल से ऊपर दुनिया भर का डाटा कहता है हमेशा बिस्तर पे रहेंगे। तो उन 12% के लिए हमें मेरा सपना है कि हर जिले में हर इलाके में हम एक रिहैबिलिटेशन होम बनाएं, रिहैब होम बनाएं फॉर एल्डर्स और एल्डरली, जिसमें अस्पताल से छूटने के बाद वो आए और जो वहाँ के लोकल यूथ हैं, वो यूथ है या पेड जैसे भी हो, उनकी सेवा हो जी। और जब वो ठीक हो जाएं तो फिर वो अपने घर जाएं, बस अपने रहने लायक जब वो हो जाएं तो अपने घर जाएं या सेवक साथ लेके जाएं। जी जी। सो ये रिहैबिलिटेशन के हमें परमानेंट ओल्ड एज होम नहीं बनाने चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। समाज से उनको उखाड़ के नहीं लाना है, सही सही। पर अगर अपने घर में बिस्तर पे पड़े हैं तो फिर बिल्कुल ही सजा हो गई। हाँ जी, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो फेज निकालना है उनका कि बिस्तर पे ना पड़े रहे। और दूसरी बात मैंने ये देखी है, किसी को कोई चोट लग जाती है तो हमारे देश में हम रिहैबिलिटेशन पे पूरा काम करते ही नहीं है, तो हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, क्योंकि लोगों में सजगता नहीं है, क्योंकि प्लास्टर इज 10% ऑफ द ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन इज 90% ऑफ द ट्रीटमेंट। उसको इग्नोर करके ये ठीक हो ही नहीं सकता जी। तो उस काम के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, डे केयर सेंटर हो, रिहैब होम हो, जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट आकर के उन चीज़ों को करे और लोग एक दूसरे की फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, तो सारे मिलकर के करेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमें करना चाहिए और डे क्लब खोलने चाहिए एल्डरली के, उसमें भी रिहैबिलिटेशन हो। तो इस तरह से अगर हम सारे मिलकर करेंगे, क्योंकि देखो 2050 तक इंडिया 20% बूढ़ा हो जाएगा, तो ये बहुत दूर नहीं है जी जी, ठीक है जी। अभी से हम सजग होंगे, अभी से काम करना शुरू करेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अल्टीमेटली जीवन एल्डरली की केयर भी हो जाएगी, क्योंकि एल्डरली ही एक कैटेगरी है जिसके पास समय भी है, धन भी है। बाकी जो यूथ है जो तो दौड़ दौड़ के कमा रहा है, उसके पास खर्च करने का पैसा टाइम नहीं है, सही सही टाइम है ही नहीं खर्च करना। तो एल्डरली की तरफ हमें, सिल्वर इकोनॉमी की तरफ हमें अपनी नजर डालनी चाहिए, वो बाकी दुनिया कर रही है, हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।